बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हरियाणा के नूह का तशद्दुद और फैला। गुरुग्राम में मस्जिद को आग लगा दी गई, इमाम को हलाक कर दिया गया। 2 दिन की गड़बड़ में मरने वालों की तादाद 5 हो गई। गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर हुजूम का तशद्दुद, दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़, कई को आग लगा दी गई। दिल्ली में चौकसी, सोशल मीडिया पर नजर। चलती ट्रेन में 4 लोगों का कत्ल करने वाला चेतन सिंह 7 अगस्त तक पुलिस रिमांड में। मरने वालों में हैदराबादी नौजवान सैफुद्दीन भी शामिल। स्वीडन पार्लियामेंट के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती का एक और वाकया। स्टॉकहोम में ईरानी सफारत खाने ने किया एहतजाज। अमरीकी ओहदेदारों और तालिबान के बीच कतर में 2 दिन की बातचीत। अफगान हुक्मरानों ने कहा असासे जारी किए जाएं। औरतों पर पाबंदियों का मसला भी उठा। नाइजर से यूरोपीय शहरियों को बाहर निकाला जा रहा है। माली और बुर्किना फासो ने फौजी मुदाखलत के खिलाफ किया खबरदार। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने आंग सांग सूची को 5 केसों में माफी दे दी। जेल से घर पर नजरबंद कर दिया गया। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया, रशिया ने किया दावा। मणिपुर तशद्दुद की सुस्त छानबीन पर सुप्रीम कोर्ट बरस पड़ा, डीजीपी को तलब कर लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इंडिया में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करने की कोशिशें ज़ोरों पर हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब गुरुग्राम में हिंदुओं के एक हुजूम ने एक नायब इमाम को हलाक कर दिया और एक मस्जिद को आग लगा दी। पुलिस ने नायब इमाम की पहचान 19 साला मौलाना साद की हैसियत से की, जो गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अंजुमन जामा मस्जिद में इमामत करते थे। इस वाक़े में एक दूसरा शख्स जख्मी भी हुआ। मस्जिद पर मंगल की सुबह हमला किया गया। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब पड़ोस में वाक़ हरियाणा के नूह ज़िले में एक दिन पहले फ़िरक़ेवाराना झड़पें शुरू हुई थीं और अब ये और फैल गई हैं। अब तक के वाक़यात में मरने वालों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें नायब इमाम भी शामिल है। मरने वालों और ज़ख्मियों में पुलिस मुलाज़मीन भी हैं। आप देख रहे हैं परिस्थिति है, इससे अधिक मैं कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं। क्या कुछ अंदर आप गई वहाँ पे नॉर्मल हुई है स्थिति अभी? मैंने आपको बताया ना, मैं आई मिड ऑफ द क्राइसिस। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे हैंडल करने दीजिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नीतीश अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि 50 से 60 शरपसंदों ने जुमे की अलग सुबह अंजुमन जामा मस्जिद में फायरिंग की और वहां आग लगा दी। उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में बाज़ लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और तहकीकात जारी हैं। ये मस्जिद उन गिने चुने मकामात में शामिल है जहां गुरुग्राम में नमाज अदा की जाती है।
नोह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये झड़प उस वक्त हुई जब वीएचपी की तरफ से एक यात्रा निकाली गई जिसमें 2 मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग में शामिल एक फरार मुजरिम ने शिरकत की। नौ पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि एक मंदिर से यात्रा निकाली गई जो दूसरे मकाम पर वाक़ मंदिर पहुंचने वाली थी, लेकिन रास्ते में झड़पें हुई। मरने वालों में 2 होमगार्ड्स भी शामिल है। गड़बड़ के दौरान कई गाड़ियां जला दी गई, पुलिस पर पथराव किया गया। हुकूमत ने करीबी इलाकों से इजाफी फोर्सेस तलब कर ली हैं। पुलिस ने हुजूम को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ओहदेदारों ने इस इलाके में और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया और 144 सेक्शन लगा दिया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये वाक़यात अफसोसनाक हैं। उन्होंने अवाम से अमन की अपील की। हरियाणा हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां तलब की हैं। पुलिस ने गड़बड़ के वाक़यात के सिलसिले में कई FIRs दर्ज की हैं। ओहदेदारों ने बताया कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों फ़िरक़ों के बुजुर्गों और अहम शख्सियतों के साथ कई मीटिंग्स की। झड़पों के सिलसिले में 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया जिसमें रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल विज और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के ज़िलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। नौ के अलावा गुरुग्राम में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस दौरान दिल्ली में भी चौकसी इख्तियार की गई। दिल्ली मुतासरा इलाकों के बिल्कुल करीब है। ओहदेदार सोशल मीडिया पर ख़ास नज़र रखे हुए हैं। मालूम हुआ कि गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में ताज़ा तशद्दुद हुआ है जहां तोड़ फोड़ की गई है और कम से कम 7 दुकानों को आग लगा दी गई और दर्जनों दुकानों में तोड़ फोड़ की गई। मालूम हुआ कि तकरीबन 200 लोगों के हुजूम ने गुरुग्राम के अलग अलग मकामात में दुकानों में घुसकर तोड़ फोड़ की। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में 4 लोगों को हलाक करने के मुल्जिम RPF कांस्टेबल को 7 अगस्त तक पुलिस रिमांड में दे दिया गया है। चेतन सिंह पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने एक सीनियर और 3 मुसाफिरों को अपनी ऑटोमेटिक वेपन से हलाक किया। ये वाक़या एक दिन पहले जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में पेश आया। इस वाक़े पर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मरने वाले तीनों मुसाफिरीन मुसलमान हैं। इनमें एक हैदराबादी नौजवान सैफुद्दीन भी शामिल है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक दहशतगर्द हमला करार दिया है और कहा है कि इसमें मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। मरने वालों की पहचान 58 साल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर RPF तिकाराम मीना, 62 साल अब्दुल कादिर भाई, 48 साल अब्बास अली और सैफुद्दीन की हैसियत से की गई है। कातिल को मंगल को बोरीवाली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जिन्होंने इसे पुलिस रिमांड में दे दिया। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कातिल चेतन सिंह ने अपने सीनियर से दरख्वास्त की कि वो उसे ड्यूटी से छुट्टी दे क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसे ASI ने कहा कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, जिस पर वो गुस्से में आ गया। चेतन सिंह को बाज़ मुसाफिरों से बहस करते हुए भी देखा गया जिसके वीडियो सामने आए हैं। जब ASI तिकाराम ने मुदाखलत की तो चेतन सिंह ने पहले उन पर फायरिंग की। जुमला 12 राउंड फायर किए गए। चेतन सिंह ने फरार होने की कोशिश की लेकिन मीरा रोड पुलिस स्टेशन के करीब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर वेस्टर्न रेलवे प्रवीण चंद्र सिन्हा ने बताया कि चेतन सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी और वो आपे से बाहर हो गया जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए जिसमें देखा जा सकता है कि चेतन लाशों के करीब ठहरकर हलाकतों का बचाव कर रहा है। इस वीडियो की असलियत के बारे में पूछे जाने पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कमिश्नर रविंद्र शिवसे ने कहा कि किसी नतीजे पर फिलहाल पहुंचना बहुत जल्दी होगा। ट्रेन वाक़े में जाँ बहक एक नौजवान की पहचान हैदराबाद के बाजार घाट के रहने वाले सैयद सैफुद्दीन की हैसियत से की गई है। मकामी मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मरहूम के घर पहुंचकर रिश्तेदारों से मुलाकात की। उन्होंने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया और कहा कि नाम पूछकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मरहूम के ख़ानदान को एक्सग्रेशिया और
خاندان کے ایک رکن کو ملازمت دی جائے۔ معلوم ہوا کہ مرحوم کو 3 بیٹیاں ہیں۔ مقتول سیف الدین کے ماما واجد پاشا نے بتایا کہ مرحوم گھر میں اکیلے ایسے شخص تھے جو کماتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سیف الدین اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو داڑھی رکھتے تھے۔ افغانستان میں 2 سال پہلے طالبان حکومت بننے کے بعد پہلی مرتبہ قطر میں امریکی عہدیداروں اور طالبان لیڈرز کے بیچ میٹنگ ہوئی۔ افغان وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں نے 2 دن کی بات چیت کے دوران اعتماد بڑھانے والے قدموں کے بارے میں بات چیت کی۔ ان میں پابندیاں ہٹانا، سفری پابندیاں برخاست کرنا، افغان سینٹرل بینک کے اثاثے واپس کرنا شامل ہے۔ اس ڈیلیگیشن نے نارکوٹکس اور انسانی حقوق کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ طالبان عہدیدار عبدالقہار بلخ نے یہ بات بتائی۔ اب تک دنیا کے کسی بھی ملک نے باقاعدہ طور پر طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ اگست 2021 میں افغانستان سے واپس ہو گیا تھا، جس کے بعد طالبان نے وہاں کی حکومت سنبھالی تھی۔ طالبان نے اس کے بعد کئی ایسے قدم اٹھائے ہیں جن کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی۔ ان میں خاص طور پر عورتوں کی تعلیم پر پابندی کا فیصلہ اہم ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی عہدیداروں نے طالبان کو بتایا کہ واشنگٹن معاشی استحکام اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ اور عورتوں اور بچیوں اور انسانی حقوق سے متعلق امریکہ کی نمائندہ رینا امیری نے بات چیت میں غیر قانونی گرفتاریوں، میڈیا پر کریک ڈاؤن اور مذہبی اقلیتوں پر پابندیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ امریکی عہدیداروں نے طالبان عہدیداروں سے کہا کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہٹائے۔ انہوں نے ڈرگز کی پیداوار پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا۔ امریکہ نے فیڈرل ریزرو میں افغان سینٹرل بینک کے $7 بلین فریز کیے ہیں۔ ان میں سے آدھے فنڈز سوئٹزرلینڈ سے کام کرنے والے افغان فنڈ میں ہیں۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ اس مرتبہ سویڈش پارلیمنٹ کے سامنے قرآن مجید کے نسخے کو جلایا گیا۔ سویڈن اور ڈنمارک میں حالیہ عرصے میں 1 سے زیادہ مرتبہ ایسی گستاخیاں کی گئی ہیں جس سے مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے OIC کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات سے پیدا صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے OIC میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ملکوں کو قرآن مجید کی بے حرمتی جیسے واقعات کو روکنے کے لیے ایک ہو جانا چاہیے اور عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ OIC کی یہ میٹنگ ایران کی درخواست پر ہوئی۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی، جس میں پرنس فیصل نے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کا استعمال مقدسات کی توہین کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ OIC سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے سویڈن اور ڈنمارک سے کہا کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کو روکیں۔ انہوں نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے۔ ایران کی درخواست پر OIC فارن منسٹرز کی یہ میٹنگ ہوئی۔ سویڈن میں ایران کے سفارت خانے نے ہفتے میں تیسری مرتبہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کی۔ اس سلسلے میں اسٹاک ہوم کی بے عملی پر ایران کے سفیر نے مایوسی کا اظہار کیا۔ ایرانی سفارتکار نے کہا کہ ان واقعات سے دنیا کے 2 بلین مسلمانوں اور دنیا کے تمام آزادی پسندوں کو مایوسی ہوئی ہے اور افسوس ہوا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ سویڈن کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی سویڈن میں عراق سے تعلق رکھنے والے عیسائی سلوان مومیکا اور سلوان نجم نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی۔ فرانس نے افریقہ کے ملک نائجر سے فرینچ شہریوں اور یورپی ملکوں کے شہریوں کو نکالنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ فرینچ وزارت خارجہ نے ایک ایسے وقت یہ بات بتائی جب مالی اور برکینا فاسو کی حکومتوں نے نائجر میں فوجی مداخلت کے خلاف خبردار کیا ہے۔ حال ہی میں نائجر میں صدر محمد بازوم کے خلاف بغاوت ہوئی تھی۔ یہ افریقہ کا تیسرا ملک ہے جہاں پچھلے دنوں بغاوت ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس علاقے میں سابق کالونیل پاور فرانس کا اثر کم ہو رہا ہے اور رشیا کا اثر بڑھ رہا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ نائجر کے دارالحکومت نیامی کی صورتحال کے مد نظر فرانس اپنے شہریوں اور دوسرے یورپین سٹیزنز کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حال ہی میں دارالحکومت میں فرینچ سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ یورپی شہریوں کو نکالنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایک سرکاری ویب سائٹ کے مطابق 2022 میں نائجر میں تقریباً 1200 فرینچ شہری رہتے تھے۔ اٹلی کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ حکومت اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایک خصوصی فلائٹ کا انتظام کر رہی ہے۔ 26 جولائی کو صدر محمد بازوم کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ وہ 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ملک کے پہلے جمہوری صدر تھے۔ اس بغاوت سے پورے خطے میں سنسنی دوڑ گئی ہے۔ اس بغاوت کے بعد نائجر کے خلاف کئی عالمی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔
म्यांमार की फौजी हुकूमत ने जमहूरियत पसंद लीडर आंग सान सूची को 19 में से 5 केसों में माफ़ी दे दी है। इन केसों के सिलसिले में उन्हें 2 साल पहले फौजी बगावत के बाद जुमला 33 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। आंग सान सूची को जमहूरियत के लिए उनकी जदोजहद पर नोबेल इनाम दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक़ से जिस बेहिसी का मुजाहरा किया उस पर दुनिया भर में उन पर तनकीदें भी की गईं। फौजी हुकूमत ने सरकारी मीडिया पर माफ़ी का ऐलान किया। इसके अलावा बुद्ध मजहब के एक अहम दिन की मुनासिबत से 7,000 कैदियों को माफ़ी दी गई। साबिक लीडर को पिछले हफ्ते जेल से दारुल हुकूमत नेपिता में उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया। वो 19 केसों में उनके खिलाफ फैसले के बाद अपीलें कर रही हैं। उन पर करप्शन से लेकर इलेक्शन फ्रॉड तक कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। मालूम हुआ कि इस माफ़ी के बावजूद आंग सान सूची नज़रबंद रहेंगी। 78 साल लीडर को अब भी 14 दूसरे केसों का सामना है। रशिया ने कहा है कि उसने मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। रशिया ने कहा कि यह ड्रोन हमला दहशतगर्द कार्रवाई है। रशिया की वजारत दिफा ने बताया कि इस हमले में 3 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया जो मंगल की सुबह होने से पहले किया गया। इस दौरान बताया गया कि हालिया दिनों में दूसरी मरतबा यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए मॉस्को की एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया। मॉस्को ने दहशतगर्द कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वो जवाब देगा। लबनान में फ़लस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में 2 दिन की झड़पों में 11 लोग हलाक हो गए और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ये झड़पें फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फ़तेह तंजीम और दूसरी तंजीमों के कारकुनों के बीच हुआ। मालूम हुआ कि मरने वालों में फ़तेह का एक कमांडर भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस की एक तंजीम इस रेफ्यूजी कैंप में 50,000 लोगों को बुनियादी सहूलतें देती है। लबनान में 12 फ़लस्तीनी रेफ्यूजी कैंप है जहाँ पर 12 लाख रेफ्यूजीज़ रहते हैं। गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश के लिए एक समंदरी जहाज़ रवाना हुआ है। इस सिलसिले में काम करने वाली एक तंजीम के लीडर जाहिद बिरावी ने कहा कि ये जहाज़ इसका सफ़र जारी है। इससे पहले भी ऐसे जहाज़ों के ज़रिए इसराइली नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की गई थी और बाज़ वक्त इसराइली कमांडर्स ने हमले भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मणिपुर झड़पों के मसले पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि रियासत में पिछले 2 महीनों से दस्तूरी मशीनरी ठप हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने तहकीकात को इंतहाई सुस्त करार देते हुए कहा कि FIR दर्ज करने और बयानात रिकॉर्ड करने में बहुत देर की गई। अदालत ने अगले पीर को सुनवाई के दौरान मणिपुर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी तलब किया है। पार्लियामेंट में एक बार फिर मणिपुर मसले पर गड़बड़ हुई। अपोजिशन मणिपुर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बयान का मुतालबा कर रही है। इस मसले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई को एक बार फिर मुलतवी किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हरियाणा के नूह का तशद्दुद और फैला। गुरुग्राम में मस्जिद को आग लगा दी गई, इमाम को हलाक कर दिया गया। 2 दिन की गड़बड़ में मरने वालों की तादाद 5 हो गई। गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर हुजूम का तशद्दुद, दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़, कई को आग लगा दी गई। दिल्ली में चौकसी, सोशल मीडिया पर नजर। चलती ट्रेन में 4 लोगों का कत्ल करने वाला चेतन सिंह 7 अगस्त तक पुलिस रिमांड में। मरने वालों में हैदराबादी नौजवान सैफुद्दीन भी शामिल। स्वीडन पार्लियामेंट के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती का एक और वाकया। स्टॉकहोम में ईरानी सफारत खाने ने किया एहतजाज। अमरीकी ओहदेदारों और तालिबान के बीच कतर में 2 दिन की बातचीत। अफगान हुक्मरानों ने कहा असासे जारी किए जाएं। औरतों पर पाबंदियों का मसला भी उठा। नाइजर से यूरोपीय शहरियों को बाहर निकाला जा रहा है। माली और बुर्किना फासो ने फौजी मुदाखलत के खिलाफ किया खबरदार। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने आंग सान सूची को 5 केसों में माफी दे दी। जेल से घर पर नजरबंद कर दिया गया। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया, रशिया ने किया दावा।
منی پور تشدد کی چھانبین پر سپریم کورٹ برس پڑا، ڈی جی پی کو طلب کر لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیجول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔